गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऐश्वर्य विजयवर्गी और एक्सीलेंस मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टॉपिक है जो एक बड़े टॉपिक के अंदर आता है, इवोल्यूशन या विकास। इसमें विकास जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वेटेज नीट की एग्जाम या जितनी भी दूसरी एग्जाम्स होती हैं उन सभी में इक्वली रखा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आज हम इवोल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या देखेंगे हम? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत या प्रमाण। एविडेंस यानी विकास के साक्ष्य, विकास के साक्ष्य। विकास हमने एक लेक्चर में पहले देखा था कि विकास मतलब क्या। पृथ्वी के उत्पत्ति क्रम से लेकर, पृथ्वी के निर्माण से लेकर ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर, पृथ्वी के निर्माण से लेकर प्रेजेंट डे, वर्तमान स्थिति तक जितने भी परिवर्तन या चेंजेस विभिन्न श्रेणियों में, भौगोलिक स्थितियों में, जीव जंतुओं में हुए हैं, उन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? विकास। ठीक है। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर अब तक जितने भी चेंजेस हुए हैं, जिस प्रकार से आप उसको फिजिकल कह सकते हैं, बायोलॉजिकल कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं, पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो जो विकास हुआ है, अब ये विकास हो रहा है समय समय पे, ये आपको कैसे पता चलेगा? जिस प्रकार से हमें किसी चीज को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए किसी न किसी साक्ष्य की या फिर किसी न किसी सबूत की जरूरत होती है, वैसे ही समय समय पर विकास या इवोल्यूशन हुआ है। इसके भी अलग अलग साक्ष्य माने गए हैं। ठीक है। तो क्या टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की, इसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के एविडेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्या आता है? होमोलॉगस ऑर्गन्स सबसे पहला। दूसरा आता है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स। इसके बाद तीसरा आता है वेस्टिजियल या अवशेषी ऑर्गन्स। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या पढ़ते हैं? कनेक्टिंग लिंक। और आखिरी में हम पढ़ते हैं फॉसिल्स यानी जीवाश्म। यहां पे जो टॉपिक हम बता रहे हैं कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन मतलब जो विकास हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम आज से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय वातावरण और उस समय के जीव जंतु कैसे थे और आज के वर्तमान युग में जीव जंतु कैसे हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? आज उस समय से लेकर अब तक हुए विकास के अनुरूप। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है एविडेंस में? होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स, इसको आप थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश कीजिए। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस, इससे तात्पर्य यह है कि किसी भी जीव, किन्हीं जीव में सेम ओरिजिन मतलब जिनकी उत्पत्ति क्या हो? एक समान, और डिफरेंट फंक्शन, कार्य क्या हो? विभिन्न। ऐसे जीव, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति कैसी है? एक समान। किन्हीं दो जीवों के बीच अगर हम सापेक्ष बिठाने की कोशिश करें, उनको कंपेयर करने की कोशिश करें, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जंतु या ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति कैसी है? एक समान। लेकिन एक समान उत्पत्ति होने के बाद भी उनमें किस चीज में भिन्नता आती है? उनके कार्यों में।
मतलब दो चीजें हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति एक ही चीज से हुई है या एक ही संरचना से हुई है, पर उनके कार्य क्या है, अलग अलग। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, जो हमारे आपने देखा होगा बोगनविलिया नामक पौधा है जिसमें छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं, ठीक है। ये एक लता के रूप में होता है। और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, जैसे लौकी, परवल, इनकी जो लताएं जाती है उसमें छोटे छोटे गोल 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 आपने देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। तो ये क्या है कि इनकी ओरिजिन समान है, ये एक समान ओरिजिन है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। कोई सुरक्षा प्रदान करता है तो कोई सहायता देता है, कोई भोजन का संग्रहण करता है। तो क्या पता होना चाहिए आपको, होमोलॉगस ऑर्गन्स का मतलब जिनमें की सेम ओरिजिन हो और उनका फंक्शन कैसा हो, अलग अलग। इस होमोलॉगस को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है आपको। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति की उत्पत्ति एक है लेकिन उसके कार्य अलग अलग है। मतलब सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। मतलब एक ओरिजिन से अलग अलग कार्यों को यदि वो संपादित कर रहा है तो उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, बोगनविलिया के कांटे, और कुकुरबिटा में उपस्थित तंतु या टेंड्रिल्स। ये दोनों की उत्पत्ति समान है लेकिन इनके कार्य अलग अलग या विभिन्न है। समझ में आया। तो ऐसे आपको याद रखना है कि होमोलॉगस में ओरिजिन कैसा होगा, सेम होगा, और फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा गया है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के साथ साथ इसको एडाप्टिव रेडिएशन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, एडाप्टिव रेडिएशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उदाहरण, एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आता है डार्विन्स फिंचेस का। पहले बताया था डार्विन्स फिंचेस, ये इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस को और क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट को और क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। इसका उदाहरण और क्या हो सकता है, डार्विन की फिंचेस और थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। होमोलॉगस ऑर्गन समझ में आया, सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उसके साथ साथ इसको क्या बोलेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन, और उसमें डार्विन्स की फिंचेस या फिर थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके ऊपर नीट में और कई दूसरी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। समझ गए। अब इसके बाद होमोलॉगस के बाद हम लेंगे, क्या लेंगे, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो जैसा होमोलॉगस था उसका एकदम विपरीत क्या होगा, एनालॉगस ऑर्गन। हमने यहां पे आपको क्या बताया होमोलॉगस में, इधर देखिए सब लोग, होमोलॉगस में हमने क्या बताया आपको, यहां अगर हम देख रहे हैं एनालॉगस ऑर्गन, तो एनालॉगस में आपको होमोलॉगस का उल्टा याद रखना है। होमोलॉगस में क्या था, एक ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। यहां पर क्या है, डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति भिन्न हो। क्या हो, जिनकी उत्पत्ति भिन्न हो, अलग अलग हो, परंतु कार्य, कार्य मतलब फंक्शन कैसा हो, समान हो। उसको क्या बोलेंगे, एनालॉगस ऑर्गन। जिनकी उत्पत्ति कैसी हो, भिन्न, अलग अलग उत्पत्ति, लेकिन उन सबका कार्य एक, सेम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एनालॉगस ऑर्गन्स। और जैसे हमने बताया था कि होमोलॉगस को और क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। एनालॉगस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं,
कन्वर्जेंट मतलब बहुत सारी चीजें एक जगह आकर मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। तो एनालॉगस ऑर्गन में क्या याद रखना है आपको? अलग अलग ओरिजिन है, अलग अलग ओरिजिन के साथ साथ इनके फंक्शन या कार्य कैसे हैं? समान कार्य में इनको और क्या बोला गया है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आ गई ये बात? तो होमोलॉगस का कैसा है ये विपरीत? हम क्या पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में? इवोल्यूशन के अंतर्गत उसके साक्ष्य में पहला हमने होमोलॉगस देख लिया, इसके बाद एनालॉगस। अब एनालॉगस में उदाहरण के रूप में आप याद रख सकते हैं फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड सील, या फोरलिम्स, अग्रपाद, किसके? ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। मतलब कई सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी हाथ और पैरों की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से हुई है, लेकिन काम सबका क्या है? एक, चलने का। तो ऐसी अवस्था जहां पे अलग अलग ओरिजिन या अलग अलग प्रकार से उनकी उत्पत्ति हो पर उनका कार्य एक समान हो, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद होमोलॉगस समझ में आया, एनालॉगस समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आए। अब इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इधर वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको और क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे अंग, द ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो मानव शरीर में पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसे अंग जिनका मानव शरीर में पूर्ण रूप से कोई काम नहीं है, यदि वो नहीं भी होंगे तो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु वो अंग हमारे पूर्वजों में या हमारे ही किसी इंसिस्टर्स में, या हमारे किसी एंसेस्टर मतलब जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, उनमें काम के रहे होंगे। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे अंग जिनका वर्तमान स्थिति में बहुत ज्यादा कार्य नहीं है, परंतु फिर भी वो मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, और उन अवस्था में उन अंगों को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स में एंड्रियास वैगनर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने मानव शरीर में 100 से अधिक, कितने? 100 से ज्यादा वेस्टिजियल अंगों की खोज की है। उदाहरण के रूप में जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण यहां पे आता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहां होता है? ये इंटेस्टाइन में, आंत में। इसका लेकिन कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। वास्तव में इसका काम क्या है? सेल्यूलोज को पचाना। क्या काम है? सेल्यूलोज को पचाना। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? सेल्यूलोज ऐसे पदार्थों में या ऐसे भोजन में पाया जाता है जैसे कि पत्तियां, है ना, हरी पत्तियां, हरी घास, इसमें क्या मिलता है? सेल्यूलोज। लेकिन मनुष्य सेल्यूलोज नहीं खाता सीधा। सेल्यूलोज कौन खाते हैं? पशु पक्षी। तो जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो खाते हैं, तो उनको सेल्यूलोज पचाने की जरूरत होती है, तो उनमें ये विकसित है। मनुष्य में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। तो ये कैसा ऑर्गन हो गया? वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। दूसरा, ईयर पिन्ना। ये कान का जो हमारा ये बाहरी भाग है, ईयर पिन्ना, इसका भी कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है। अगर ये नहीं भी रहेगा तो भी मनुष्य सुन सकता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य बहरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस बनाने के काम आता है, लेकिन फिर भी इसको किस में रखा गया है? वेस्टिजियल ऑर्गन में। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन
आंखों की झिल्ली, ये मुख्यतः मछलियों में काम आती है। जब वो पानी में तैरती है तो उनकी आंखों को बचाने के काम में आती है। मनुष्य में भी है, लेकिन मनुष्य में इसका कोई सामने से कार्य नहीं है। ठीक है। उसके बाद हेयर्स ऑन हेड, सर पे जो बाल हैं ये भी वेस्टिजियल है। अगर नहीं भी होंगे तो मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई सारे लोग गंजे होते हैं तो गंजे होने के बाद मर नहीं जाते। ठीक है ना। सुंदर ही दिखेंगे लेकिन ना, सुंदरता बायोलॉजी के रूप में कोई कार्य नहीं है। ऐसा कार्य जो शरीर की या मानव की आंतरिक शैली को प्रभावित करे उसी को ही इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो हेयर्स हैं या बाल हैं वो शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं। जिनके शरीर में बाल कम होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जी नहीं सकते, है ना। तो एक तरीके से हेयर्स और हेड ये भी क्या है, वेस्टिजियल। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो उनको किसके अंदर रखा गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, नॉर्मल एनिमल्स यानी कि जो ऐसे आप कंसिडरेशन में लेंगे कि अगर हम जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स में हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेंगे, लेकिन ह्यूमंस में इसकी जरूरत नहीं है। तो अलग अलग एग्जांपल्स में सबसे पहला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दूसरा ईयर पिन्ना, तीसरा डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन, हेयर्स ऑन हेड, ऐसे कई सारे उदाहरण को किसके अंतर्गत रखा गया है, वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत। ये भी इवोल्यूशन का एक साक्ष्य, मतलब आप ये साक्ष्य कैसे हुआ, ये हमारे अंदर है लेकिन काम का भी नहीं है, लेकिन हमारे किसी एंसेस्टर में काम का रहा होगा, मतलब हमारी उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, साक्ष्य हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या आता है, कनेक्टिंग लिंक। तीनों चीज समझ में आई कि नहीं आई, होमोलॉगस, एनालॉगस, वेस्टिजियल। चौथा पॉइंट क्या है, कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक में आप यहां देखिए, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक को क्या बोलते हैं, संयोजन कड़ी। संयोजन कड़ी मतलब टू ग्रुप्स, किन्हीं दो समूहों को जोड़ने वाली कड़ी। जोड़ने वाली कड़ी मतलब ऐसा कोई जीव या ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझो, ऐसा कोई जीव या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें किन्हीं दो समूहों के लक्षण पाए जाते हो, है ना। ऐसा कोई जीव या जंतु जिसमें कि किसी एक समूह के लक्षण भी पाए जाए और किसी दूसरे समूह के लक्षण भी पाए जाए, तो वो क्या करेगा, दोनों समूहों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, है ना। कुछ लक्षण इसके भी हैं, कुछ लक्षण उसके भी हैं, तो दोनों के लक्षण मिलके जो एक लिंक बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। जैसे उदाहरण के रूप में बताओ, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है, जीवित और मृत के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक, वायरस। क्या है, वायरस। वायरस ना ही जीविंग है, मतलब ना ही लिविंग है, ना ही मृत है, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है। वायरस पूर्ण रूप से जीवित भी नहीं है और पूर्ण रूप से मृत भी नहीं है। ऐसे ही प्लांट और एनिमल के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक, बोलो, यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना कौन से क्लास में आता है, पढ़ाया था। यूग्लिना कौन सी क्लास में आता है, किस किंगडम में आता है, यूग्लिना आता है प्रोटिस्टा में। किसमें आता है, प्रोटिस्टा में। ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण में किसके अंतर्गत आएगा, मोनेरा के बाद क्या आता है, प्रोटिस्टा। ठीक है। तो जैसे ये हो गया प्लांट और एनिमल, लिविंग और नॉन लिविंग। तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, बर्ड्स, पक्षी और रेप्टाइल्स के बीच में, बोलो,
यही इसी पे क्वेश्चन आएगा। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स पूरा नाम इसका क्या है? लिथोग्राफिका। पूरा नाम क्या है? लिथोग्राफिका। ये किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? बर्ड्स और रेप्टाइल्स, पक्षी और सरीसृप के बीच की कनेक्टिंग लिंक। तो ऐसे उदाहरण हमको याद रखने हैं या ऐसे जीव जंतुओं के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो मुख्य रूप से किसी दो समूह की संयोजन कड़ी है और उनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना? प्लांट एनिमल के बीच में यूग्लिना, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में वायरस, बर्ड्स रेप्टाइल्स के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स। इसके पहले भी मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था इसका कनेक्टिंग लिंक का, है ना? तो वो हमें पता होना चाहिए कि कनेक्टिंग लिंक वास्तव में होती क्या है। इसके बाद फॉसिल्स के भी पहले एक आता है एटाविस्टिक कैरेक्टर। क्या आता है? एटाविस्टिक कैरेक्टर। इसमें एक ये समझ में आ गया आपको कनेक्टिंग लिंक के बारे में? Yes, sir. हाँ। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है कि एटाविस्टिक कैरेक्टर की हम अगर बात करें, इसको बोलते हैं एटाविज्म। क्या बोलते हैं? एटाविज्म। मतलब वर्तमान जीव में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कभी हमारे पूर्वजों में उपस्थित थे, लेकिन वो उस अंग के साथ पैदा होता है। ये अंतर है इसमें, जो हमारे पूर्वजों में उपस्थित थे। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कोई लड़का या कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है और उसके पीछे हल्की सी पूंछ का उभार है, होते हैं ऐसे लाखों में कोई एक दो बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनके पीछे पूंछ या हल्की सी प्रोट्रूजन कमर के पीछे निकली होती है। तो पूंछ निकलना और फिर इंडियंस उसको हनुमान जी और पता नहीं क्या क्या उसका वो मना लेते हैं। तो वो क्या है? मतलब किसी लड़के का, किसी बच्चे का पूंछ या पूरी पूंछ नहीं, थोड़ा सा पूंछ के प्रोट्रूजन, बाहरी उभार के साथ पैदा होना, ये क्या दर्शाता है? एटाविस्टिक कैरेक्टर। और ये आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। बंदर से मंकी, मंकी से गोरिल्ला, गोरिल्ला से चिंपांजी, चिंपांजी से ओरंगुटान, ओरंगुटान से रामापिथेकस। ये अपन पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन में अभी थोड़ी देर के बाद। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैल, निएंडरथैल, क्रोमैग्नॉन, क्रोमैग्नॉन, और उसके बाद होमो सेपियंस। तो ये जो है ये हम हैं। हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है? यहां से। इनमें पूंछ थी, अभी भी है। ऐसी एक छोटी मोटी पूंछ अगर किसी नए बच्चे के पीछे या ऐसा कुछ प्रोट्रूजन या उभार रूप में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एटाविज्म या एटाविस्टिक कैरेक्टर। ठीक है? उसको किसी भी प्रकार से आप धर्म या ग्रंथ से नहीं जोड़ सकते, जोड़ते हैं लोग बात। ठीक है? तो ऐसा है कि लाइक ये एक मान्यता है, भी मान सकते हैं आप इस चीज को, लेकिन ये है कि ये है क्या है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है? तो ये सब क्या है? ये साक्ष्य है किसके? इवोल्यूशन के या विकास के, कि समय समय पे विकास जो हो रहा है वो विकास क्या है? जैसे होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, अवशेषी अंग, कनेक्टिंग लिंक, एटाविस्टिक कैरेक्टर्स। ठीक है? तो ये सभी का एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देखो, होमोलोगस मतलब ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति एक समान हो पर जिनका कार्य अलग अलग रहता हो। उदाहरण, और इनको और क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन
या एडाप्टिव रेडिएशन। और इनका उदाहरण क्या है? थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। एनालोगस ऑर्गन का मतलब अलग अलग जगह से उत्पत्ति परंतु सेम फंक्शन, एक जैसा कार्य जिसका हो, उसको क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन। उदाहरण के रूप में विभिन्न जीवों के अग्रपाद। उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन, जिनका वास्तव में मनुष्य के शरीर में उपयोग नहीं है परंतु फिर भी वो पाए जाते हैं, जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, और ईयर पिन्ना आदि। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक, जो अलग अलग समूहों के लक्षण जिनमें होते हैं और जो दो विभिन्न समूहों को एक साथ जोड़ती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि पादप और जंतुओं के बीच में यूग्लिना, जीवित और मृत के बीच में वायरस, ठीक है। और आखिरी में एटाविस्टिक कैरेक्टर, मतलब वर्तमान समय में ऐसे अंगों की उत्पत्ति होना जो कि हमारे पूर्वज या एंसेस्टर में कभी पाए जाते रहे होंगे, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? एटाविज्म। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये पूरे इवोल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और जो ये लास्ट बचा है फॉसिल्स, तो फॉसिल्स के बारे में, हालांकि फॉसिल्स को सीधे सीधे एविडेंस में नहीं रखते हैं, पर इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। और एक और बात, फॉसिल का अध्ययन क्या वो कहलाया जाता है? पैलिएंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म का मतलब ऐसे जीव जो समय के साथ मर चुके हैं, मृत हो चुके हैं, परंतु हजारों वर्ष, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद जब हमें उन्हें किसी प्रकार का उनका साक्ष्य हमें मिलता है कि ये वहां रहे होंगे, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी। हमें किसी जीवाश्म की अगर एज पता करनी हो तो हम कार्बन डेटिंग मेथड किससे करते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड से करते हैं, जिसमें C14 का प्रयोग किया जाता है। किसमें करते हैं? कार्बन डेटिंग, ठीक है। और जैसे जैसे कार्बन डेटिंग में, जैसे कि आपने अगर रसायन में पढ़ा हो तो कार्बन का अर्धचक्र 5000 साल ऐसा कुछ समथिंग बताया गया है। तो जितनी कार्बन की डेटिंग होगी उस हिसाब से उस फॉसिल की स्टडी की जाती है। जैसे पेपरों में आता है कि 10,000 साल पुराना जीवाश्म मिला या 20,000 साल पुराना जीवाश्म मिला, तो वो किसके आधार पर किया जाता है? एज में उसके कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा। और ये जो फॉसिल का अध्ययन है इसको हम क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। कई तरह के फॉसिल अलग अलग मिल सकते हैं, जैसे डायनासोर का फॉसिल हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल हो गया, जो कि पहले रहे थे लेकिन वर्तमान में नहीं, ठीक है। तो ये पूरा एक टॉपिक जो कवर हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक एक छोटा शॉर्ट टॉपिक, क्योंकि इवोल्यूशन के अंदर इसको रखा जाता है, क्योंकि इवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन। तो उन 5 टॉपिकों में से एक टॉपिक आज हमने कवर किया है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई ऐसी समस्या जो किसी को समझ में ना आई हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। फॉसिल्स का मतलब देखो, इसमें भी देख लो, वापस से एक बार बता देता हूं। फॉसिल मतलब जीवाश्म। आप आज हो कल नहीं रहोगे, ये कैसे पता? आपको कैसे पता कि डायनासोर हुआ करते थे? डायनासोर की उपस्थिति आपको कैसे पता? वो किसके द्वारा पता चलती है? जीवाश्म के द्वारा। जमीन में जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो एक समय के बाद जो होते हैं उसके फॉसिल जमीन के गर्त में जमा होते चले जाते हैं। तो उसके कारण ही जब कई सालों के बाद खुदाई होती है, कुछ होता है, तो उनमें अलग अलग प्रकार के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी समय में ये जीव इस पृथ्वी पे भी रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी,
और वही क्या होता है, जीवाश्म का अध्ययन। ठीक है, किससे करते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड से। तो इतना ही है ये टॉपिक, और इसके अलावा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन भी इतना ही है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता, इतना अगर आपको याद है तो आपका जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से कम आराम से कवर हो जाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच।